पुस के महीने की कड़कड़ाती ठंड में जब भी उसे जमीन पर घिसट कर चलते हुए देखती तो विधाता के इस अन्याय पर दिल दुख से भर उठता। उसकी आयु कुल 20-21 वर्ष होगी और पिछले 8 वर्षों से तो मैं ही उसे नर्क भोगते देख रही हूँ। नाम क्या है उसका, शायद कोई नहीं जानता। सारे मोहल्ले वाले उसे पागल कहकर ही दुत्कारते हैं। मैला कुचैला, बरसों से न नहाया हुआ, सालों से वही कपड़े उसके शरीर पर दिख रहे हैं। सुना था एक बार ट्रक के नीचे आते आते बच गया था, तब से पैरों में खड़े होने की शक्ति भी नहीं रह गई। मांग कर खाता है, न देने पर गाली देना भी शुरू कर देता है। भूखे होने पर तो बड़े बड़े झल्ला जाते हैं। वह तो फिर भी बच्चा था। उस दिन सुबह से ही जाने क्यों मन खराब सा था। उस पर 11 बजे वह आकर गेट पर ही बैठ गया। आंटी जी रोटी दो, आंटी जी रोटी दो। मुझे बहुत गुस्सा आया। दरवाजा खोलकर उसे डांटने बाहर निकली थी, पर उस वक्त जाने क्या था उसकी आंखों में कि देखते ही मैं एकदम चुप रह गई। इससे पहले जब भी वह मांगने आता नौकर के हाथ कुछ भेज दिया करती थी, परंतु आज जब उसे पास से देखा तो लगा कुछ है उसके अंदर जो वह बांटना चाहता है, पर उससे पूछे कौन और वह बताए किसे। जाने क्या सोचकर मैंने गेट खोलकर उसे लॉन में बुला लिया। नौकर के हाथ खाना मंगवाकर उसे दिया और वहीं कुर्सी डालकर बैठकर उसे खाते हैं देखने लगी। उसका खाना खाने का तरीका बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह था। उसका कंबल बुरी तरह फट चुका था। मैंने उसे एक दूसरा पुराना कंबल ला कर दिया। कंबल पाकर उसकी आंखों में मुझे कृतज्ञता का भाव भी दिखा। थोड़ी देर बाद वह निकलकर सड़क पर चला गया और मैं भी अंदर आ गई, परंतु सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचती रही। इतने दिनों बाद अचानक उसके प्रति अपने मन में दया और सहानुभूति के भाव को जागृत हुआ देखकर मैं स्वयं भी अचंभित थी। उस दिन मैंने प्रण किया कि इस बच्चे के बारे में जानकर रहूंगी और यथासंभव इसकी मदद करूंगी। शाम को सुमित के आने पर मैंने उनसे उस पागल के बारे में बात की तो उन्होंने लापरवाही से कहा, तुम्हें भी बैठे बैठे जाने कहाँ का फितूर सवार हो गया है, कहाँ कहाँ भटकोगी इसके बारे में जानने के लिए। कौन इसके अतीत की जानकारी तुम्हें देगा। वह मेरी परेशानी है। मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। आपसे सिर्फ इजाजत चाहती हूँ कि यदि मैं ऐसा करूं और इस कोशिश में थोड़ा वक्त दूं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने मुझे कंधे से पकड़ते हुए कहा, नीना, मुझे इतना संवेदनहीन मत समझो। हमारे साधन सीमित हैं, समय की भी कमी है, परंतु अगर तुम्हारे मन में यह भाव जागा है तो मैं उसकी कद्र करता हूँ। उनका आश्वासन सुनकर मैं भी आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठी। सुमित और बेटे के जागने से पहले मैंने नाश्ते और दोपहर के भोजन की तैयारी कर ली। सुमित के साथ चाय पीते हुए मैंने उनसे इस बारे में थोड़ी सलाह मांगी तो उन्होंने मुझे समझाया, इस कॉलोनी में हम लोगों को आए हुए 8 साल हुए हैं। तब से हम लगातार उसे देख रहे हैं। तुम इस कॉलोनी के और पुराने रहने वालों से मिलो तो शायद कुछ जानकारी मिले। कुछ सोचते हुए मैंने अपना पहला कदम निर्धारित कर लिया। सुमित को नाश्ता लंच देकर बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया, साथ ही साथ खुद भी तैयार हो गई। मैंने घर में ताला लगाया और निकल पड़ी अपनी कॉलोनी के मार्केट में, जहां किराना, बेकरी, दर्जी, धोबी तथा सब्जी वालों की दुकानें थीं। वहां जाकर मैंने पता किया कि कौन सी दुकान सबसे पुरानी है। पता चला कि किराने वाले गुप्ता जी की दुकान सबसे पुरानी है। मैंने पहले कुछ सामान खरीदा, फिर इधर उधर की बातें करते हुए उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन कहाँ जाना चाहिए सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में अमरनाथ अग्रवाल जी का नाम आया। हमारी कॉलोनी के गणमान्य व्यक्ति थे, किन वर्ष की उम्र में भी अपना काम स्वयं करते थे। 2 बेटे विदेश में बस गए थे। 3 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया था। इस उम्र में भी गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का काम घर पर ही रहकर करते थे। 10 बजते बजते मैं उनके घर जा पहुंची। व्यक्तिगत रूप से वे मुझे नहीं जानते थे, पर श्रीमती चंद्रा के रूप में उन्होंने मुझे पहचाना। मैंने बड़ी गंभीरता से अपने आने का मकसद उन्हें बताया और कहा कि आपसे कुछ मदद मिलने की आशा लेकर आई हूँ। थोड़ी देर वे मुझे एकटक देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है।
मैंने अपने आप को समाज सेवा में रत समझा था, पर अब लग रहा है कि वर्षों से उसे देखते रहने पर भी मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचा। पर तुमसे वादा करता हूँ, मुझे जो भी जानकारी मिलेगी तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरे पास गरीबों की बस्ती से पढ़ने के लिए कुछ बच्चे आते हैं, उनमें से कोई न कोई इसके बारे में जरूर जानता होगा। तुम अपना फोन नंबर मुझे दे जाओ, जल्दी ही मैं तुम्हें कोई जानकारी दूंगा। संतुष्ट होकर मैं घर लौट आई। वह मेरे गेट के बाहर ही बैठा हुआ था। उसे अंदर बुलाकर मैंने खाना दिया और देखा कि उसने मेरा दिया हुआ कंबल लपेट रखा था। मेरे अंदर कुछ भीगने सा लगा। उसे देखकर मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया। इतने में मेरा बेटा स्कूल से आ गया। एक दिन अग्रवाल साहब घर पर आए। मैं चाय बनाने चली तो उन्होंने मना किया। नहीं बेटी, इस समय कुछ नहीं। उस बच्चे के बारे में कुछ मुझे पता चला है, तुम साथ चलो तो पता लगाते हैं। मैंने फौरन ड्राइवर को निकालने को कहा। हम दोनों थोड़ी दूर बनी गरीबों की बस्ती में पहुंचे, जहां अग्रवाल साहब का एक विनय नाम का विद्यार्थी रहता था। हम लोग उसके घर पहुंचे तो वह हमारा ही इंतजार कर रहा था। हमें देखते ही स्वागत को दौड़ा। विनय और उसके पिता हमें एक पुराने से मकान में लेकर गए। वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी और घर में ही लिफाफे आदि बनाकर अपना गुजारा चलाती थी। आंखों से दिखता भी कम था। विनय के पिता ने उस बूढ़ी औरत को आवाज लगाई, मौसी देखो, तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं, नंदन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मौसी मुझसे पूछा, क्या पूछना चाहती हो बिटिया? मैंने उन्हें पूरी बात बताई। नंदन के बारे में क्या कहें बिटिया, बड़ा अभागा है बेचारा। माँ तो रही नहीं, बाप जेल में है, उसका तो कोई सहारा नहीं रह गया। हमारी हालत तो देख ही रही हो, हम कहाँ से उसको पालते। कई बार बुलाया भी कि यहीं आ जा बेटा, जो होगा उसी में गुजर कर लेंगे, पर नहीं आया। उनकी बातों से पता चला उसका नाम नंदन है। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूरी बात बताने को कहा तो मौसी ने बताया, नंदन का पिता सुभाष एक दिन उनके घर किराए पर एक कमरा लेने के लिए आया था। सुभाष एक सुंदर नवयुवती को साथ लेकर आया था और उसे अपनी पत्नी बता रहा था। वह युवती मुश्किल से 18-19 साल की रही होगी। कुछ डरी हुई भी थी, क्योंकि मेरे पति बीमार थे और हमें कमरा किराए पर देकर कुछ अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता थी। इसलिए हमने ज्यादा पूछताछ न करते हुए उन्हें कमरा दे दिया। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि सुभाष जब भी बाहर काम पर जाता था, उस लड़की को कमरे में बंद करके जाता था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, परंतु एक दिन जब वह बाहर से ताला डालकर चला गया तो थोड़ी देर बाद मुझे लगातार रोने और उल्टियां करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, क्या हुआ बेटी? बाहर से ताला क्यों बंद करके गया सुभाष? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर लगातार रोने की आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ताला तोड़ दिया और अंदर गई। मुझे देखकर वह मुझसे लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे पानी पिलाया और अपने कमरे में लाई। मैंने उसे चाय पिलाई, फिर उससे पूछा, सच सच बताना बेटी, सुभाष तुम्हारा क्या लगता है? उसने सिसकते हुए बताया, वे दोनों किसी बड़े शहर से भागकर रायबरेली आए थे। उसने अपने शहर तथा माता पिता का नाम बताने से इनकार कर दिया। फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर वह उसे भगा लाया था। उसका परिवार प्रतिष्ठित लोगों का था। वह वापस लौटकर उनके पास नहीं जा सकती थी। करीब 3 महीने से वे दोनों एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे। साथ लाया हुआ सारा पैसा खत्म हो रहा था। यहाँ सुभाष के किसी मित्र ने किसी बेकरी में उसे काम दिलवा दिया था। उसने कहा, पर अभी भी उसे डर लगा रहता है कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, इसलिए मुझे बंद करके जाता है। 6 महीने से मैं उसके साथ रह रही हूँ। शुरू में मुझे लेकर मुंबई में कुछ प्रोड्यूसर लोगों के चक्कर भी लगाए, पर कुछ बात नहीं बनी। मुंबई में रहना खर्चीला था और मेरे घर में सबको पता था कि मुझे फिल्मों में काम करने का शौक है, इसलिए सबसे पहले मुझे ढूंढने सब वहीं गए। वहाँ एक दिन सुभाष ने मेरे भाई को मेरी तलाश करते देख लिया। वह उसी दिन मुझे लेकर दूसरे शहर चला गया। तब से हम कई शहर बदल चुके हैं। सुभाष दिल का बुरा नहीं है, मैं उसे अच्छी लगती थी। मुझे पाने का और कोई तरीका नहीं सूझा था उसे।
अपनी गलती पर पछतावा भी है उसे। मुझसे माफी भी मांगता है, पर मुझे खोने से डरता है। पिछले महीने हमने शादी कर ली है। वह मुझे हर तरह से खुश रखना चाहता है, पर पैसों की तंगी और मेरे चले जाने का डर उसे तनाव में रखता है। कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार भी है, लगातार उल्टियां हो रही हैं। सुबह उसने मुझे दवा लाकर दी है, फिर काम पर चला गया है। मेरी अनुभवी आंखों ने लड़की का पीला पड़ा चेहरा देखकर फौरन समझ लिया कि वह गर्भवती थी। शाम को सुभाष के आने तक वह मेरे पास ही रही। मैंने सुभाष को उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, साथ ही आश्वासन भी दिया कि उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे सुभाष को मुझ पर विश्वास होने लगा और वह अपनी पत्नी रागिनी को मेरे पास छोड़कर जाने लगा। समय पूरा होने पर रागिनी ने नंदन को जन्म दिया। सुभाष बहुत खुश था, पर बच्चे के जन्म के साथ खर्च बढ़ने लगा। सुभाष अपनी पत्नी तथा बच्चे को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, परंतु सीमित आमदनी में यह सब संभव नहीं था। जल्दी और बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में वह कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया। नंदन अब स्कूल जाने लगा था। इस बीच पति की बीमारी के कारण मैंने कमरा बेचने की बात की, तो उसने ठीक उसके बगल वाला घर किराए पर ले लिया। अब उनका रहन सहन सुधर रहा था। रागिनी भी खुश रहती थी, परंतु उसे कुछ आभास हो गया था कि सुभाष की संगत ठीक नहीं है। सुभाष के घर की हालत तो सुधर रही थी, पर गलत संगत में सुभाष को शराब पीने की लत लग गई। फिर से रागिनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इस बीच मेरे पति, जो गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त थे, उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। मैंने घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया। रागिनी मेरा हाथ बंटाने लगी। नशे में अक्सर रात को मुझे उनके घर से मारपीट एवं गाली गलौज की आवाजें सुनाई देती। सुबह उठकर वह रागिनी से माफी मांगता और रागिनी के पास यह सब सहन करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। नंदन इन्हीं परिस्थितियों में बड़ा हो रहा था। बहुत चुपचाप रहने वाला समझदार नंदन 8-9 साल का होते होते और गंभीर हो गया। एक दिन रागिनी ने मुझे बताया कि सुभाष की कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई है और उसे पूरे समय किसी अनर्थ के होने की आशंका सताती रहती है। मैं उसे ढांढस बंधाने के सिवा क्या कर सकती थी। रागिनी की आशंका निर्मूल नहीं थी। एक रात सुभाष घर आया तो बहुत डरा हुआ था। रागिनी से बोला, लगता यह शहर छोड़ना पड़ेगा। वजह पूछने पर पहले तो वह टाल गया। रागिनी की भी चुप रहने की आदत हो गई थी। ज्यादा पूछताछ करना मतलब बेवजह मारपीट सहना था। पर उस दिन सुभाष ने उसे सब बता दिया। रागिनी, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, उन लोगों ने मिलकर विरोधी पार्टी के एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। मेरी उन लोगों से बन नहीं रही थी, इसलिए मुझे डर है कि उस हत्या के जुर्म में वे लोग मुझे फंसा देंगे। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। उस रात सुभाष फूट फूट कर रोया। उसने रागिनी से बार बार माफी मांगी। मेरी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया रागिनी, मुझे माफ करना। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों से बिछड़ने वाला हूँ। 2 दिन देखते हैं, अगर सब ठीक रहा तो मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा और हम यह शहर छोड़ देंगे। रागिनी चुप ही रही, पर सुभाष को 2 दिन का समय नहीं मिल सका। अगले दिन पुलिस आ गई और वह बेचारा बेकसूर ही हत्या के जुर्म में फंस गया। रागिनी से जितना हो सका उसने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर गरीब बेसहारा की कोशिश क्या काम आती। सुभाष को उम्र कैद हो गई। रागिनी यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी। साल बीतते बीतते उसने भी देह छोड़ दी। इन सब परिस्थितियों में सबसे ज्यादा दुर्दशा नंदन की हुई। बाप के जेल जाने के बाद पढ़ाई छूट गई, माँ बीमार। 9-10 साल का बच्चा क्या करता। रागिनी के मरते ही आवारा सा सड़कों पर घूमने लगा। मैंने कई बार बुलाया कि बेटा मेरे पास आकर रह, हम दोनों मिलकर जैसे भी होगा गुजर कर लेंगे, पर नहीं आया। 10 वर्ष की आयु में भी उसे इतनी समझ थी कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती और वह मुझ पर बोझ हो जाएगा। मेरी आंखें कमजोर होने से सिलाई का काम भी छूट गया। अब तो घर पर ही लिफाफे बनाकर पेट पाल रही हूँ। इन सब सदमों से नंदन का दिमाग भी थोड़ा फिर गया है। रागिनी के मरने के 3-4 महीने बाद ही शायद आत्महत्या करने के लिए ट्रक के नीचे आना चाहता था, पर मर ना सका, बल्कि पैरों से भी लाचार हो गया। जाने क्यों ईश्वर ने उसे जीवित रखा है। शायद आपके हाथों ही उसका उद्धार होना लिखा है।
आप अगर उसके लिए कुछ कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुंह से नंदन की दर्दनाक जीवन गाथा सुनकर मैं और अग्रवाल साहब हम दोनों ही द्रवित हो गए, पर साथ ही मैं दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि यह निर्दोष बच्चा अब और कष्ट नहीं सहेगा। मौसी को अवश्य कुछ करने का आश्वासन देकर हम दोनों घर आ गए। उस दिन मैंने अग्रवाल साहब को खाना खिलाकर घर भेजा और आगे का कार्यक्रम दूसरे दिन मिलकर बनाना निश्चित किया। दोपहर को मेरा बेटा कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसे देखकर ख्याल आया, अगर इंटरनेट पर ऐसी किसी संस्था के बारे में पता चले जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पुनर्स्थापित करने का काम करती है तो काम आसान हो जाएगा। शाम को सुमित के आने पर मैंने उनकी मदद मांगी। उन्होंने सहर्ष इंटरनेट खोलकर लखनऊ की एक संस्था का पता लगाया और उन्हें ईमेल भेजा। तीसरे दिन उनका जवाब आ गया। उन्होंने मिलने के लिए लखनऊ बुलाया था। 2 दिन बाद का समय लेकर मैं अग्रवाल साहब के साथ उस संस्था को देखने एवं मैनेजर से मिलने गई। पूरी कहानी सुनकर उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। उनकी 3 लोगों की एक टीम हमारे साथ ही रायबरेली आई और वे लोग नंदन को लेकर लखनऊ चले गए। बीच बीच में फोन से तथा लखनऊ जाकर मैं उसकी प्रगति की जानकारी लेती रहती थी। 1 साल तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक होने में लग गया। नंदन के पैर पूरी तरह खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने उसके पैरों के लिए कुछ भी कर सकने में लाचारी प्रकट की थी। अब नंदन मुझे और अग्रवाल साहब को अच्छी तरह पहचानता था। हम जब भी वहां जाते उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जाते। इस बीच मेरे पति का तबादला बरेली हो गया और मैं परिवार सहित बरेली आ गई। उस संस्था से मैं फोन के माध्यम से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे 2 साल का समय और बीत गया। एक दिन अचानक लखनऊ से फोन आया। नंदन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने सुमित से जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने साथ चलना मुनासिब समझा। हम गाड़ी से ही लखनऊ पहुंचे। संस्था के मैनेजर ने हमें बताया कि कल सुभाष नाम का एक व्यक्ति आया है और खुद को नंदन का पिता बताकर उसे ले जाना चाहता है। मैंने आपको खबर करना जरूरी समझा। मुझे याद आया कि मौसी ने नंदन के पिता का नाम सुभाष ही बताया था। मैनेजर साहब ने उसे ऑफिस में बुलवाया। मैंने तो सुभाष को पहचान नहीं सकती थी। नंदन से मिलने गई तो मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ। मैंने सुभाष को बुलवाया और उन दोनों को सामने सामने किया। फिर नंदन से पूछा, इन्हें पहचानते हो क्या? काफी देर चुप रहने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और रोने लगा। सुभाष की भी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ दिन पहले ही यह जेल से छूटा था। छूटते ही रायबरेली पहुंचा तो वहां उसे रागिनी तथा नंदन के बारे में सारी बातें पता चली। वहां के लोग नंदन के बारे में जानते थे कि वह लखनऊ की किसी संस्था में है। पता लगाते हुए यह वहां पहुंचा और नंदन को अपने साथ ही रखना चाहता था। रोते हुए सुभाष ने कहा, मेरे बुरे कामों की सजा मैंने कम, रागिनी तथा नंदन ने ज्यादा भुगती है। अब मैं नंदन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। नंदन से पूछने पर उसने अपने पिता के साथ जाना स्वीकार किया। मैंने उसे सुभाष के साथ भेजने की सारी औपचारिकताएं पूरी करवाया। करीब 1 महीने बाद एक दिन मेरे पास नंदन का फोन आया। सुभाष को एक बेकरी में काम मिल गया था। उसने अपने और नंदन के रहने के लिए एक कमरा भी किराए पर ले लिया था। नंदन भी एक अच्छा कारपेंटर बन गया था और घर में रहकर ही काम कर सकता था। मैंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं। आज भी मैं नंदन और सुभाष से फोन के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। सुभाष को समझ में नहीं आता यह मेरे उपकारों का बदला कैसे चुकाए। मैंने उससे हमेशा यही कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे मेरा एहसानमंद होना पड़े। बस मेरी थोड़ी ही कोशिश से एक जीवन सुधर गया। इस बात का संतोष ही मेरे लिए काफी है।